हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और मैंने आपको कहा था ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है, और जो विद्यार्थी है उसकी नींव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहीं से रखा जाती है। अगर आपका जीओसी वाला पोर्शन अच्छा है तो मैंने आपसे कहा था ये बात आप मान के चलिएगा, जो 12th की जो एनसीईआरटी है, हम बता दूं आपको, मैं अभी भी कल या परसों न्यूज आई थी कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस कर दिया गया है। यानी अब आपका जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखना भाई इस बात का। अब जो आपका पेपर होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ जो सीबीएसई है, यानी जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, और जो आपका आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, उन दोनों की जो बुक है वो बिल्कुल सेम कर दी गई है। उनका पेपर खैर अलग लगेगा, आपका पेपर अलग लगेगा, लेकिन दोनों की जो बुक है जिसके द्वारा टीचिंग कराई जाएगी वो दोनों बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। वहां भी एनसीईआरटी चलती है और आपके भी इस साल से एनसीईआरटी आएगी। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने के लिए आपके कॉन्सेप्ट की अप्रोच काफी अच्छी होनी चाहिए, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट की अप्रोच काफी अच्छी होनी चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी काम हो मेरा है, आप तो बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। मैं सब ढूंढ लाऊंगा एनसीईआरटी में से कौन सी लाइन तो आपको पढ़नी है और कौन सी लाइन आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे जीओसी के बारे में, और जीओसी में मैं बात कर रहा था रिएक्टेंट के बारे में। देखो, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा। सबस्ट्रेट क्या होगा? जिस पर अटैक होगा। रिएजेंट क्या होगा? जो अटैक करेगा। फिर हम बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट हमारे पास तीन थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे बोला था हमने इलेक्ट्रोफाइल। और हमने कहा था इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए हमने कहा इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। फिर कौन कौन से होते हैं? हमने कहा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। उसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, R प्लस हुआ, X प्लस हुआ, इसके अलावा आपका RCO प्लस हुआ, NO2 प्लस हुआ, NO प्लस हुआ, H प्लस हुआ। फिर मैंने आपसे कहा जो आपके एल्कली मेटल्स है और जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो किसकी तरह काम नहीं कर सकते? वो काम नहीं कर सकते इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर मैंने कहा आपसे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो भी किसी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर मैंने कहा जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो भी किस तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और मैंने आपसे कहा अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी किसी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। हमारी चर्चा किसके बारे में चल रही थी? हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? न्यूक्लियोफाइल के बारे में। और हमने कहा कि न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर सेल्फ के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। फिर हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल को किस रिप्रेजेंट करते हैं हम? NU माइनस से। किस रिप्रेजेंट करते हैं? NU माइनस से। NU का मतलब होगा न्यूक्लियोफाइल और माइनस का मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है ये? यह है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है ये? यह है इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल को आप कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा बेस होगा ही होगा, आप कह सकते हो कि ये बेस की तरह काम कर सकता है। बेस मतलब होता है क्षार, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम क्षार कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियोफाइल एक तरह से क्षार के जैसे व्यवहार कर सकता है। फिर हमने कहा कौन से हो गए? तो पहले मैंने आपसे कहा जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो किसी तरह काम करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बताया मैंने आपको एग्जांपल लिए थे मैंने। H माइनस हुआ, F माइनस हुआ, Cl माइनस हुआ, Br माइनस हुआ, I माइनस हुआ, OH माइनस हुआ, OR माइनस हुआ, SH माइनस हुआ, SR माइनस हुआ, इसके अलावा CH3COO माइनस हुआ, R माइनस हुआ। काफी सारे एग्जाम में मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। यानी जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आपको दिख जाएगा वे सब किसी तरह काम करेंगे? वे काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात समझ रही है आपको? यानी जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है वो नाभिक स्नेही की तरह क्या करते हैं? व्यवहार। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? अगर सेम एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, अगर सेम एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो वो भी किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एग्जांपल लिया था मैंने आपके सामने एल्कीन। कौन सा एग्जांपल लिया था? एल्कीन। देखो काम आएगी ये हमारे, या आपका है एल्कीन। क्या है आपका? एल्कीन। देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। बताओ दोनों एटम सेम है कि नहीं? और सेम एटम की बताओ डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ किस तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी इसका मतलब ये हुआ आपकी जो एल्कीन होती है वो किसकी तरह काम कर सकती है? नाभिक स्नेही की तरह। यानी मैं कहूंगा ये किसको अट्रैक्ट करेगी?
प्लस वाले चार्ज को, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। पता लग गया ना आपको, ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। और तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब मैं कहूंगा ये जो आपकी एल्कीन है, बताओ इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो बताओ इसको क्या इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है क्या? नहीं। ये तो क्या चाहेगी? इलेक्ट्रॉनों को देना। किसको देगी? इलेक्ट्रोफाइल को। पता लग गया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो बताओ ये जो एल्कीन है, बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी नहीं करेगी? यानी मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। कौन? एल्कीन। क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच क्या आ गया? मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल बताया था मैंने आपको, आपका एल्काइन। देखो आप एल्काइन है, बताओ कार्बन और कार्बन सेम है कि नहीं? सेम एलिमेंट की बताओ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सेम एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर मैंने बताया आपको एग्जांपल कौन सा? बेंजीन। पॉपुलर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। बताओ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सेम एलिमेंट के बीच बताओ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ किसी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये दो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी इससे पहले वाली क्लास में कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में। यानी आपने दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल देख लिए, आपने दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल देख लिए। कौन कौन से? कि जिनके ऊपर सर चार्ज नेगेटिव होता है, यानी जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो काम कर सकती है किसी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर दूसरा क्या पढ़ा आपने? जिनके पास सेम एलिमेंट में, सेम एलिमेंट के बीच कौन से बॉन्ड है? सेम एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, वो भी किसी तरह काम कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब देखो तीसरी कैटेगरी मैं कहूंगा न्यूट्रल स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? न्यूट्रल स्पीसीज। यानी मैं कहूंगा उदासीन प्रजाति, उदासीन अणु, उदासीन अणु। यानी उदासीन अणु भी किसकी तरह काम कर सकते हैं? उदासीन अणु भी किसी तरह काम कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन उसके लिए कंडीशन। कंडीशन क्या है? अगर आप उदासीन अणु की बात कर रहे हो या उदासीन प्रजाति की बात कर रहे हो तो उसके लिए कंडीशन। कंडीशन क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए भाई। क्या है कंडीशन? कंडीशन देख लेना आप ध्यान से। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट यानी अष्टक क्या होना चाहिए? इस बार अष्टक होना चाहिए पूर्ण। क्या होना चाहिए? पूर्ण। अष्टक पूर्ण हो। लेकिन आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में आपने क्या कहा था? अष्टक अपूर्ण होगा। लेकिन यहां अष्टक क्या होगा? पूर्ण। साथ में विथ वन लोन पेयर, विथ लोन पेयर। लोन पेयर होता है एकाकी युग्म। लोन पेयर जिसे बोलते हो आप एकाकी युग्म। क्या बोलते हो आप? एकाकी युग्म। क्या बोलते हो आप? एकाकी युग्म। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर होता है उसे बोलते हैं लोन पेयर, हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म। यानी आपके पास अष्टक तो पूर्ण होना चाहिए और कम से कम उसके पास एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है। अगर ये दो कंडीशन किसी न्यूट्रल स्पीसीज में फॉलो हो रही है तो आप उसे क्या कह दोगे? आप उसे कह दोगे न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर उदासीन अणु है, तो उसमें आपके पास दो कंडीशन होना अनिवार्य है। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके पास कम से कम एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है। अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर उसे आप न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं ले लूं वाटर। क्या ले लिया मैंने? वाटर। आपका वाटर ये होता है H2O। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 6। अब बताओ 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए बंद बनाने में? 1 और 1 2। क्योंकि आपको पता है ये बंद बनता है इलेक्ट्रॉनों के साजे से। भाई आपने जो बंद बनाया है ये बंद बनता है इलेक्ट्रॉनों के साजे से। साजा मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो देगा ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन। कैसे बनता है देखो बताऊं मैं आपको कैसे बनता है ये बॉन्ड। देखो ये आपका पास है ऑक्सीजन, ठीक है? आप H2O की बात कर रहे हो ना भाई, ये है आपका ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 यही होगा। देखो आउटर मोस्ट शेल यही हो गई। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया ना। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाते हैं उसे बोलते हो आप वैलेंस शेल। तो देखो ये बताओ वैलेंस शेल होगी कि नहीं होगी? अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो आप कितने हैं? 4 तो ये रहे और 2 ये रहे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मतलब इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लगा दो इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों को या तो आप डॉट से दिखा सकते हो या दिखा सकते हो आप क्रॉस से। दिखा दो किसी से भी आपकी इच्छा जिससे। मैंने दिखा दिया डॉट से। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रही है आपको? देख लेता हूं आप। हाँ विजिबल है भाई। देखो ध्यान से। मैंने कहा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। यानी 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6।
6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये हुआ आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है एक होता है, विन्यास होता है 1s, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने दिखा दिया इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, किसे दिखा दिया, क्रॉस से। क्यों दिखा दिया क्रॉस से, ताकि आपको पता लग जाए कि ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। अब बनेगा बंध, और आपको बता दूं मैं, एक बंध जब बनता है जब कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन भागीदारी निभाए, 2, यानी एक बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भूमिका निभाते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। बताओ बंध बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ऑक्सीजन ने और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन ने। बताओ बंध का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। बताओ इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। अब ऐसा ही बंध बन जाएगा यहां पर, क्लियर है। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। अब देखो आप ध्यान से कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए ये रे, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ये। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल इलेक्ट्रॉन बच गए 4। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बंध में काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में काम आ गया। अब गिनो आप, 1 2 3 4, बताओ 4 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे। और बताओ 2 इलेक्ट्रॉनों का बनता है एक एकाकी युग्म, यानी जो आपका लोन पेयर है ना, लोन पेयर वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का बनता है एक एकाकी युग्म। देखो आप, एक एकाकी युग्म तो बन गया ये, और एक एकाकी युग्म बन गया ये। तो बताओ इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, 2 हुए कि नहीं हुए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का बनता है एक एकाकी युग्म, यानी एक लोन पेयर। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो बताओ एक एलपी तो ये हो गया और एक एलपी हो गया ये। तो बताओ इसके पास 2 लोन पेयर है कि नहीं। हमें तो कितना चाहिए, हमें तो कम से कम कितना चाहिए, 1। हमें कम से कम कितना चाहिए, हमें कम से कम चाहिए एक लोन पेयर। अगर उसे क्या बनाना चाहते हो आप, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपने लिखा है ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, लोन पेयर, यानी कम से कम एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है, तभी उसे आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल। अब आप गिनो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। बताओ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि सर इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। और साथ में क्या लिखा है आपने, विद लोन पेयर, यानी कम से कम एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है। हमें तो फायदा हो गया, हमें पास तो एक नहीं, हमारे पास 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा। बताओ ये बताओ न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, वाटर किसकी तरह काम कर सकता है, वाटर काम कर सकता है नाभिक स्नेही की तरह। बात समझिए, कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शन काम आएगा, मैक्सिमम कार्बनिक अभिक्रियाओं में, मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वाटर की अभिक्रिया पढ़ोगे और आपको पता हो जाना चाहिए कि जो आपका वाटर है, वाटर वो किसकी तरह काम करेगा, नाभिक स्नेह की तरह। क्यों करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में क्या है इसके पास लोन पेयर, इसके पास तो 2 लोन पेयर है, हमें तो एक ही चाहिए था ना। तो बताओ वाटर किसी तरह काम करेगा, किसी तरह काम करेगा, नाभिक स्नेह की तरह। लिख दूं यहां पर, देखो भाई बता दिया मैंने आपको ओपन करके कि वाटर न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ। तो मैं लिख देता हूं, ये रहा आपका वाटर, हो गया। देखो 2 4 6 8 अष्टक पूर्ण है और कितने लोन पेयर है, 2। हमें कितना चाहिए था, 1। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। अब देखो दूसरा, अगर मान लो यहां से मैं एक एच हटा दूं, अगर मान लो मैं यहां से एक एच हटा दूं और एक लगा दूं आर, एक क्या लगा दिया आर। आर आप जानते हो खूब, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है आपका, आर होता है आपका एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल पढ़ाए थे ना आपको केमिस्ट्री में, उन्हें बोलते हैं आर। तो बताओ जब मैं एक एच हटा के एक आर लगा दूंगा, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन गया। इसे बोलते हैं, इसे तो क्या बोलते हो आप, इसे तो बोलते हो आप वाटर, जानते हो आप इसे तो क्या बोलते हैं हम, वाटर। इसे बोलते हैं एल्कोहल, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल, क्योंकि यहां से आपने एक एच हटा दिया, एक आर लगा दिया, तो एक एच हटके जब एक आर लग जाता है उसे बोलते हैं एल्कोहल, उसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल। बताओ ये नाभिक स्नेह की तरह काम करेगा नहीं करेगा, करेगा ना भाई। गिनो आप, 2 4 6 8 अष्टक पूर्ण है। बताओ 2 2 एकाकी युग्म है कि नहीं, हमें तो एक ही चाहिए था। बताओ किसकी तरह काम करेगा, नाभिक स्नेह की तरह, क्योंकि आपने लिखा है अष्टक पूर्ण होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एकाकी युग्म। तो वो किसी तरह काम कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, नाभिक स्नेह की तरह। अब मान लो इस एच को भी हटाकर मैंने, इस एच को भी, जैसे मान लो आपने एक एच हटा के एक आर लगा दिया, एल्कोहल बन गया। अगर आप इस एच को उठाकर एक आर ओ लगा दो तो क्या बन जाएगा, देखो आप, आर ओ आर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा। भैया आपने जब इसके पास 2 एच थे तो 2 में से अगर आपने एक एच हटाकर एक आर लगा दिया तो बन गया एल्कोहल। अब आपके पास एक एच और बता, अगर इस एच हटाकर अगर आप आर लगा दोगे तो इसे कहते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ईथर। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, ईथर। बताओ ईथर आपका नाभिक स्नेह होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, देखो 2 4 6 8 अष्टक पूर्ण है
और साथ में क्या है, दो दो एकाकी युग्म है, हमें तो एक ही चाहिए था। बताओ नाभिक स्नेह का काम करेगा नहीं करेगा? यानी मैं कह सकता हूं वाटर हो गया आपका एल्कोहल हो गया और आपका ईथर हो गया, ये तीनों किसकी तरह काम करेंगे? नाभिक स्नेही की तरह। किस तरह काम करेंगे? नाभिक स्नेही की तरह। और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपकी ले लो अमोनिया। देखो ये रही आपकी अमोनिया, ये रही आपकी अमोनिया। नाइट्रोजन हो गया, कितने मोड़ है नाइट्रोजन पास? देखो आप, ये रही आपकी अमोनिया NH3 और ये रहा इसका एक एकाकी युग्म। बताओ आपको कैसे आया एकाकी युग्म? देखो ध्यान से, ये एकाकी युग्म कैसे आया? देखो ध्यान से, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दोनों क्वांटम नंबर सेम है। बताओ ये वैलेंस शेल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अब गिनो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 और 2 5। यानी इसके पास मैं कहूंगा 2s में तो है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3। बताया था ना आपको आप बहु प्रिंसिपल कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरो फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करो आप। अब देखो ये आपका हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है, मेरी बात सुना ध्यान से, जब भी बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते। बताऊंगा क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऊपर सहसंयोजक बंध बनाएगा ये। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये बनाएंगे अपने सहसंयोजक बंध। क्या बनाएंगे? सहसंयोजक बंध। मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन के पास देखो आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, और तुम्हें पता है जो 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एलपी, यानी लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। दिख रहा है आपको कि नाइट्रोजन के पास एक तो दिख रहा है आपको लोन पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो दिखा दूं 1 2 3। अब आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा हाइड्रोजन। ये दिखा दिया इसका इलेक्ट्रॉन। देखो बताओ बंद बनेगा नहीं बनेगा? बन गया, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया। दिख रहा है साफ साफ आपको? देख लो ध्यान से अब अमोनिया को कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। दिख रहा है आपको साफ साफ? अब गिनो आप इलेक्ट्रॉन। देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? और साथ में बताओ एक एकाकी युग्म है कि नहीं? हमें भी तो एक ही चाहिए था, अष्टक पूर्ण होना चाहिए और कम से कम एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसे आप क्या कह देंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ आपकी जो अमोनिया है, बताओ न्यूक्लियोफाइल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने क्या किया, वही काम कर रहा हूं पहले वाला। इसके पास कितने एच है? 3। मैंने एक एच हटा दिया और एक आर लगा दिया। बताओ क्या बनेगा? RNH2। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? अरे भाई 3 एच थे ना, 3 में से मैंने एक एच हटा दिया और एक लगा दिया आर। इसे तो बोलते हैं आप अमोनिया। क्या बोलते हैं इसे आप? अमोनिया। इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी एमीन बोलो, अब ज्यादा बेटर होगा। बताऊंगा ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी आपके पास, प्राइमरी एमीन। और मैंने नामकरण बताया भी था इनके बारे में, ये होगी प्राइमरी एमीन। अब क्या करोगे आप? कितने एच बच गए? 2। अब आप क्या करो? एक एच और उठा दो और एक आर लगा दो। तो बताओ आर कितने हो जाएंगे? अब 2 हो जाएंगे। क्या बनेगा भाई? R2NH बने। इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी एमाइन। अब एक एच और बच गया, एक एच और उठा दो, एक आर लगा दो। क्या बन जाएगा भाई? R3N। इसे बोलते हैं टर्जरी एमाइन। बताओ सब की सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी नहीं करेगी? करेगी साहब। देख लो आप ध्यान से, ये सब की सब किसी तरह काम करेंगी, ये सब की सब काम करेंगी न्यूक्लियोफाइल तरह, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है और साथ में क्या है इनके पास एकाकी युग्म। क्योंकि आपको पता है अष्टक पूर्ण होगा और साथ में एकाकी युग्म होगा तो किसकी तरह काम करेगा? वो काम करेगा नाभिक स्नेह की तरह। दिख गया आपको? अब देखो और एग्जाम्पल बताऊं आपको। अगर मैं ले लू ये, आपने लिया था यहां पर H2O, मैं ले लू ये, देखो यही होगा भाई। ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के परिवार का तो है, ये ट्रिक याद नहीं है क्या आपको? और स्टाइल से टीपो। ये जो सल्फर है किस फैमिली का है? ऑक्सीजन का। इन जैसा ऑक्सीजन होगा वैसे सल्फर होगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो सल्फर के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जैसा ऑक्सीजन वैसा सल्फर होगा कि नहीं होगा? इसे बोलते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब गिनो आप इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। बताओ अष्टक पूर्ण है कि नहीं? बताओ लोन पेयर है कि नहीं? किसका काम करेगा ये काम करेगा नाभिक स्नेह का। अब वही काम करूंगा, एक एच हटा के क्या लगा दूंगा? एक आर। तो क्या बनेगा? देखो आप RSH। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। गैस है भैया, ठीक है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब देखो आप, इसे क्या बोला था आपने? एल्कोहल। क्या बोला था इसे आपने? एल्कोहल। अब यहां पे क्या गया? सल्फर। मैंने पढ़ाया था आपको नामकरण में आईयूपीएसी में, अगर सल्फर आ जाएगा तो आप शब्द लोगे थाया। क्या यूज करोगे? थाया। थायो यूज करते हैं, थायो। सल्फर के लिए थायो वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? हो जाएगा आपका थायो एल्कोहल, क्योंकि यहां पर सल्फर है, यहां पर ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन बोलोगे आप एल्कोहल, अगर आपने ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया
तो बन जाएगा थायो अल्कोहल। क्या बन जाएगा? थायो अल्कोहल। बताओ नाभिक से तरह काम करेगा नहीं करेगा? अगर ये कर रहा है तो ये भी तो करेगा भाई, ये इसका ही तो व्युत्पन्न है। अब मैं क्या करूंगा, एक एच उठा दूंगा और एक आर लगा दूंगा। क्या बन जाएगा देखो आप, आर एस आर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? ये बनेगा। इसे क्या बोला था आपने? ईथर। तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप थायो ईथर। क्या बोलोगे इसे आप? थायो ईथर। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो दिख रहे हैं आपको साफ साफ ये सारे के सारे बताओ उदासीन है कि नहीं? क्योंकि आपने हेडिंग क्या डाल रखी है? आपने हेडिंग डाल रखी है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीन। बताओ सारे सारे उदासीन है कि नहीं? लेकिन कंडीशन क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और साथ में क्या होना चाहिए? एकाकी युग्म, यानी कम से कम उनके पास एक एकाकी युग्म होना अनिवार्य है, अन्यथा फिर वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। दिख रहे हैं सारे आपको? और एग्जांपल देखो, ले लिया मैंने ये PS3, इसे बोलते हैं फोस्फीन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फोस्फीन। जहरीली गैस होती है, इसे बोलते हैं फोस्फीन। अरे भैया इसका ही तो है नाइट्रोजन परिवार का। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आपको ट्रिक याद है? देखो ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा आपका फास्फोरस। तो नाइट्रोजन के अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस के भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बताओ लोन पेयर आएगा नहीं आएगा? तो देखो 2 3 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में लोन पेयर है। बताओ किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? नाभिक स्नेह का। फिर वही काम करोगे आप, एक एच हटाते जाओ और एक आर लगाते जाओ तो बन जाएगा। देखो कौन कौन से बन जाएंगे? एक तो बन जाएगा ये RPH2, एक क्या बन जाएगा? R2PH, एक क्या बन जाएगा? R3P। ये सब किसकी तरह काम करेंगे? ये सब काम करेंगे किसकी तरह? सब किसकी तरह काम करेंगे? ये सब काम करेंगे नाभिक स्नेह की तरह, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में क्या है? इनके पास लोन पेयर। तो इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें आप कहेंगे नाभिक स्नेह। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मेंबर है, उदासीन है और साथ में क्या है? नाभिक स्नेह। 3 कैटेगरी हो गई। एक तो नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, एक सेम एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड वाले हो गए, और एक हो गई न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, साथ में क्या होगा? लोन पेयर। देख लो आप साहब, दिख रहा है साथ साथ समझने बात आपको? अब सुनो और कौन कौन से हो सकते हैं। बस फिर समाप्त होने वाले हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। फिर मैं बात कर लूंगा ऑर्गेनिक रिएक्शनों के बारे में। ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको आना चाहिए। आपको कम से कम ये तो पता हो कि अटैकिंग एजेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। फिर डिटेल में और जाऊंगा फिर इनके में। तो 3 कैटेगरी हो गई आपके पास। नेगेटिव चार्ज वाली कैटेगरी हो गई, सेम एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड वाली कैटेगरी हो गई, और आपने कह दिया कि सर न्यूट्रल वाले भी होंगे। कंडीशन क्या होगी? ऑक्टेट कंप्लीट होगा, साथ में क्या होगा? लोन पेयर। ठीक है। 4th कैटेगरी देखो आप, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई अभिक्रिया ही नहीं है जहां पर ये नहीं आएगा, तो इससे आपको रूबरू होना है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, इसे बोलते हैं हिंदी में कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब का मतलब क्या होगा? कार्बन होगा, और धातु का मतलब क्या होगा? धातु। यानी धातु और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्ब धातु यौगिक। बात समझ रही है आपको? इसे ऑर्गेनो क्या बोलते हैं? हिंदी से समझो आप, कार्ब धातु यौगिक। कार्बन में होगा कार्बन, और धातु का मतलब क्या होगा? धातु। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी हो और धातु भी हो, यानी कार्बन और धातुओं से मिलकर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? कार्ब धात्विक यौगिक। और जो कार्ब धात्विक यौगिक होता है वो किसकी तरह काम कर सकता है भाई? नाभिक स्नेही की तरह। ध्यान रखना भाई, कार्ब धात्विक यौगिक नाभिक स्नेही की तरह काम कर सकता है। एग्जांपल देखो आप, पॉपुलर एग्जांपल जैसे ले लिया मैंने आर। आर पता है आपको क्या होता है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में क्या होगा? कार्बन तो होगा भाई। आर जानते हो आप, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं आर। ये सब के सब क्या है तो कार्बन ही। तो मैं आर की बात करूं, कार्बन और धातु। अब धातु कौन सी लोगे आप? देखो आर MgX, ये हो गया आपके पास मैग्नीशियम धातु, ये हो गया आपका हैलोजन। तो ध्यान रखना, इस आर के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसके ऊपर नेगेटिव कैसे लगा दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव कैसे लगा दिया? ये बताऊंगा मैं आपको। ये डिपेंड करता है विद्युत ऋणता के ऊपर। विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, यानी टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, दैट विल बी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। मैं बता दूं आपको कि जो आपका कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता किससे ज्यादा होती है? मैग्नीशियम से। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? अब बता दूंगा आपको टेबल, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो अभी तो आप ये देखो, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और आपको पता है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है वो किसी तरह काम कर सकता है भाई? नाभिक स्नेही की तरह। इसे बोलते हैं, इसका नाम पॉपुलर है भाई, इसे बोलते हैं गिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? इस अभिकर्मक को बोलते हैं गिगनार्ड अभिकर्मक। हिंदी में सब इसे ये बोलते हैं भाई गिन्यार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं हिंदी में सब इसे? गिन्यार अभिकर्मक। बाकी इंग्लिश में बोलते हैं गिगनार्ड रिएजेंट। काफी पॉपुलर रिएजेंट है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसे बोलते हैं गिगनार्ड रिएजेंट। दूसरा एग्जांपल ले लो,
RLi। देखो आप, ये कार्बन है आपका, बताओ ये धातु है कि नहीं। देखो आप, यहां कार्बन था, ये धातु थी, बताओ कार्ब धातु कहलाएगा नहीं कहलाएगा। यहां कार्बन था, ये धातु थी, बताओ कार्ब धातु कहलाएगा। इसे बोलते हैं, इसमें चार्ज नेगेटिव होगा, यहां पर, यहां चार्ज पॉजिटिव होगा। इसे बोलते हैं सुपर गिग्नार्ड। क्या बोलते हैं इसे? सुपर गिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम भी स्पेशल है, इसे बोलते हैं सुपर गिग्नार्ड रिएजेंट। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक। सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक। ध्यान रखना, यहां कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। बता दूंगा अभी मैं टेबल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया। एक और है इसके अंदर, R2CuLi। देखो ये कार्बन है आपका और Cu आपकी धातु होती है। इसे बोलते हैं जिलमैन रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं? जिलमैन रिएजेंट। हिंदी में लिख देता हूं, गिलमान अभिकर्मक पढ़ते हो आप हिंदी में, गिलमान अभिकर्मक। इसमें भी इस पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। ये कभी क्या चलती है? 11 में चलती है, उसे बोलते हैं कोरे हाउस अभिक्रिया। कोरे हाउस अभिक्रिया में काम आता है, इसे बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक। एक और चलता है, एक और देखो, R2ZN। R2ZN इसे बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएजेंट। फ्रैकलैंड रिएजेंट इसे बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएजेंट। यहां भी चार्ज नेगेटिव होता है, यहां चार्ज को हिंदी में बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक। फ्रैकलैंड अभिकर्मक। ये सारे अभिक्रियाओं मिलेंगे आपको। तो ये 4 एग्जांपल है किसके? ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कार्ब धातु यौगिक के, जिनमें कार्बन और धातु के बीच बंध बनेगा और जहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और ये किसी तरह काम करेगा? ये काम करेगा नाभिक स्नेह की तरह। यानी अगर आपको मिल जाता है कहीं पर भी, अगर आपको जैसे ऐसे मिलेगा, ये देखो CH3MgBr। देखो Mg आ गया, X क्या होती है? हेलोजन। आ गई हेलोजन, बताओ कार्बन आएगा नहीं है? इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। इसे बोलते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे? गिग्नार्ड बोल दो या गिग्नार्ड बोल दो, आपकी इच्छा जो को। इंग्लिश में बोलते हैं गिग्नार्ड, हिंदी में बोलते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं गिग्नार्ड, इसे बोलते हैं सुपर गिग्नार्ड, इसे बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक, इसे बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक। और इन चारों के चारों में कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। एक स्पेशल केस यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां कार्बन के ऊपर चार्ज आपको नेगेटिव मिलेगा। बाकी आप दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का। केवल 4 अभिकर्मक केमिस्ट्री में ऐसे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां कार्बन के ऊपर चार्ज क्या मिल जाएगा आपको? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव चार्ज रखता है तो आपको पता है कि जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है वो किसी तरह काम करते हैं? नाभिक स्नेह की तरह। बात समझ रही है आपको? तो ये भी किसी तरह काम करेंगे, नाभिक स्नेह की तरह। अब मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए, पहली बात तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, सर आपने ये चार्ज नेगेटिव कैसे लिया, पॉजिटिव कैसे लिया? भाई ये देखो, ये डिपेंड करता है वैद्युत ऋणता के ऊपर। लिख दूं मैं आपके सामने, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मिटा देता हूं इसको फिर, ताकि बात आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये डिपेंड करता है भाई विद्युत ऋणता के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? वैद्युत ऋणता। एक मैं देख लेता हूं कि वीडियो का देखो, ये डिपेंड करता है वैद्युत ऋणता के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? वैद्युत ऋणता। अब पहली बात ये, सर वैद्युत ऋणता क्या होती है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को, सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मान लो 2 एटम है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। ये ए और बी आपस में बंद बना के बैठे हुए हैं, ठीक है? ये एटम ए है और ये एटम बी है। बताओ दोनों एटम अलग अलग है ही नहीं है? अगर दोनों एटम अलग अलग है तो दोनों एटम की विद्युत ऋणता भी क्या होगी? अलग अलग। अब मैं बात सुन ध्यान से क्या कर रहा हूं। मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, साफ साफ सुनना बात को, एक झटके में बात समझ आ जाएगी आपको। ये बंद बना हुआ है ए के बीच के बीच, ए के बी के बीच में ये बंद बना हुआ है। मैं कह रहा हूं ये एटम ए है और ये एटम है अपने पास बी। अगर मैं कहूं आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं EN, यानी वैद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए बड़ी है किससे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी से। यानी जो ए की विद्युत ऋणता है वो बी की विद्युत ऋणता की तुलना में क्या है? ज्यादा। तो बताओ जो बंद के इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई वैद्युत ऋणता क्या होती है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। क्या कहती है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत ऋणता कहलाती है। अब कौन करेगा आकर्षित? जिसकी पावर ज्यादा होगी। मैं कह रहा हूं इसकी जो विद्युत ऋणता है इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा। तो बताओ जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अभी तो बताया मैंने आपको, एक बंद बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बताओ मैं कह रहा हूं अगर ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है तो बताओ जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, इस बंद के बीच में है इलेक्ट्रॉन, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन दिखा दी, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। बताओ अभी तो इलेक्ट्रॉन बीच में है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ए की विद्युत ऋणता है बी की तुलना में ज्यादा है। बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीच में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, बताओ किधर शिफ्ट होंगे? ये शिफ्ट हो जाएंगे ए की तरफ। किसी तरह शिफ्ट हो जाएंगे? ए की तरफ। मतलब मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, मामला कुछ ऐसा हो जाएगा।
यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें ए का इलेक्ट्रॉन भी था, बी का इलेक्ट्रॉन भी था, यानी बराबर की साझेदारी थी, लेकिन ए की विद्युन्नता ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन थे किधर शिफ्ट हो गए, ए की तरफ। तो बताओ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं बढ़े? और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो चार्ज क्या लगाते हो आप? नेगेटिव। और जो घट जाते हैं चार्ज क्या लगाते हो आप? पॉजिटिव। लेकिन देखो इसका मतलब क्या है, ये जो लगाया ना डेल्टा, इसका मतलब होता है आंशिक। इसका मतलब क्या होता है? आंशिक। इसका मतलब क्या होता है? आंशिक। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपने इधर भेजे हैं वो कंप्लीट नहीं गए हैं, उनका आंशिक रूप से स्थानांतरण हुआ है। यानी ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा, केवल इसकी तरफ ज्यादा जाएगा। किसी तरफ? जिसकी विद्युन्नता क्या होगी? ज्यादा। अब सर हमको कैसे पता लगेगा कि किसकी विद्युन्नता ज्यादा है, किसकी विद्युन्नता कम है? बस सर आपने ये तो बता दिया कि इसकी विद्युन्नता ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सर लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी विद्युन्नता ज्यादा होती है और किसकी विद्युन्नता क्या होती है? कम। तो मैं अभी आपको टेबल दिखा देता हूं, उसको देख के पता लगा लेना आप किसकी विद्युन्नता ज्यादा होगी और किसकी विद्युन्नता क्या होगी? कम। देखो भाई कौन सी है वो टेबल दिखा देता हूं आपको, मैं विद्युत ऋणता की टेबल दिखा देता हूं ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई कौन सी टेबल है विद्युत ऋणता की। देखो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, जो दिखा रहा हूं बस वही याद रखने आपको। इसके बाद नंबर किसका आएगा? लिथियम का। फिर कौन आएगा? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन की तो बात ही मत करो। क्या नियोन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? अरे नियोन क्यों लेगा इलेक्ट्रॉनों को, वो तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है भाई। लिथियम बाद कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पूरी केमिस्ट्री में हमको केवल इनकी जरूरत पड़ेगी और ये हो गया आपका सीजियम। अब स्टार्ट कर लो। हाइड्रोजन की होती है 2.1। कितनी होती है हाइड्रोजन की? 2.1। अब सुनो इसकी होगी कितनी? 1.0। इसकी याद कर लेना, इसकी याद कर लेना। हाइड्रोजन की होती है 2.1, लिथियम कितनी होती है? 1.0। अब इसमें क्या करो आप, इनमें जोड़ते जाओ प्लस 0.5, बस ये जोड़ते चले जाओ प्लस 0.5। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और प्लस 0.5। तो बताओ एक में 0.5 ऐड करो तो क्या बन जाएगा? 1.5। फिर क्या बन जाएगा? 2.0, फिर 2.5, फिर 3.0, फिर कितने आएगा? फिर आ जाएगा 3.5, फिर आ जाएगा 4.0। पता लग गया आपको? अब इसमें कर लो एक कम, इसमें कर लो माइनस 0.1। कितना हो जाएगा? 0.9। भाई एक कम करोगे तो 0.9 आ जाएगा इसका। अब आ जाओ इसमें क्या करोगे आप? इसमें ऐड करते जाओ 0.3। बताओ नोट 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो कितना हो जाएगा ये? 1.2। फिर ऐड कर लो 0.3, 15। फिर ऐड कर लो 0.3, 18। फिर ऐड कर लो 0.3, कितना हो जाएगा? 21। अब यहां ध्यान रखना, यहां ऐड करेंगे 0.4, बस यहां थोड़ा ध्यान रखना है, और यहां ऐड करेंगे 0.5। 0.5 मतलब कितना हो जाएगा? 3.0। इसकी होती 2.8, इसकी होती 2.5। याद हो गई? और सबसे कम होती है सीजियम की 0.7। ये लो जी, ये टेबल पूरी तैयार हो, बीच में आती रहेगी, बीच में सब आएगी, लेकिन हमें इससे मतलब है। तो देखो सबसे ज्यादा किसी होती है? फ्लोरीन की, और सबसे कम किसी होती है? सीजियम की। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जिसे बोलते हो आप वैद्युत ऋणता। ये सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युन्नता किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसी होती है? सीजियम की। देख लो साहब, दिख रही साहब आपको? अब आप पता लगा सकते हो किसकी ज्यादा होगी, किसकी क्या होगी कम। बाद में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।